वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज 14 करेंगे। ठीक है ना। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, आप लोग क्या कर दिया कीजिए, बस खाली आपको एक चीज़ कर दिया कीजिए, आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है ना। आप लोगों का कोई ग्रुप हो, व्हाट्सअप का ग्रुप हो या फिर आपका जो है फेसबुक का ग्रुप हो कोई, ठीक है, फेसबुक का ग्रुप हो या फिर व्हाट्सअप का ग्रुप हो, आप लोग उसमें क्या कर दिया कीजिए कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। नहीं वीडियो को तो आप क्या करें कि आप प्लेलिस्ट में जाके क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में इस तरह से आपका टेढ़ी तरीके एक तीर का ऐसा निशान होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी शेयर की बटन होती है। उस पर जाके आप व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे कहीं भी आप वीडियो की प्लेलिस्ट को या फिर वीडियो को ही आप शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है ना। वहाँ पे लिख दिया कीजिए कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है टॉपिक वाइज कराई जा रही है। आप लोग देखते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, ना वीडियो लाइक करते हैं ना कुछ करते हैं। ओके। तो इससे थोड़ा सा जो है मुझको भी कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके लिए एक एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस निकाल के लाने तो है ये हार्ड वर्क होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई क्वेश्चंस बना के पहले से रखे हुए हैं। ओके। उर्वरक क्या होता है? तो उर्वरक होता है आपका गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद या फिर रासायनिक खाद। तो इसका जो सही आंसर हो, जो उर्वरक होता है, ठीक है, वो उर्वरक एक है आपका रासायनिक खाद है। ठीक है ना। रासायनिक खाद होता है उर्वरक। ठीक। कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर की खाद क्या है? ये सब आपके कौन से जैविक खाद में आ जाएंगे। ओके। तो उर्वरक प्रायः कृत्रिम रूप से, याद रखिएगा, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उर्वरकों को। संश्लेषित रासायनिक यौगिक या फिर मिश्रण होते हैं उर्वरक। ठीक है ना। तो ये आपके रासायनिक खाद होते हैं उर्वरक, ये आप याद रखना सबसे पहली बात। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उर्वरक कहाँ पे तैयार किया जाता है, तो गड्ढे में तैयार किया जाता है, कारखाने में तैयार किया जाता है, ज़मीन में या फिर घर में। तो जो उर्वरक होता है ये आपका रासायनिक होता है। तो रासायनिक है तो ये आपके कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो ये आपके कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, उर्वरक कहाँ पे बनाए जाते हैं। उर्वरक आपके कारखानों में बनाए जाते हैं और इसे रासायनिक खाद भी कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जैविक खाद क्या होती है? तो जैविक खाद क्या है? एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है या फिर एक फास्फेटी उर्वरक होता है या फिर पोटास उर्वरक या फिर गोबर की खाद। तो इसमें आपका जैविक खाद कौन सा है? तो जैविक खाद आपका कौन सी है? ये गोबर की खाद, ये आपने पहले क्वेश्चन में देखा। ओके। तो जैविक खाद में कौन कौन सी चीज़ें आती ये भी आप देख लीजिएगा। आपका जैविक खाद में आपका गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट, यानी कि वर्मी कंपोस्ट खाद आपका केचुए से जो है तैयार किया जाता है, केचुए की मदद से। ठीक है ना। हरी खाद हो गया, खली की खाद हो गया, या फिर मल मूत्र की खाद। मल मूत्र की खाद कैसे? वो आपका पशु जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ के नीचे आप लोग क्या करते हो, सूखे जो है घास को या फिर किसी चीज़ को बिछा देते हो। जब आपका उस पर पेशाब करते हैं या फिर पशु या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें जो है वो उसको सोख लेता है। उसके बाद में उसको आप लोग क्या करते हो, खेतों में फैला देते हो। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं आपका मलमूत्र की खाद में। ठीक। आपका मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? देखिए 3 पोषक तत्व होते हैं। एक तो आपका मुख्य पोषक तत्व होता है जिसको आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हो। ठीक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा आपका जो होता है गौड़ होता है, उसको आप सेकेंडरी कहते हो। ठीक है ना। सेकेंडरी कहते हो। तीसरा जो होता है वो उसको आप बोलते हो माइक्रो। ठीक है, माइक्रो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। सबसे ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है किसकी? मैक्रो, यानी कि मुख्य पोषक तत्वों की। और दूसरे नंबर पे मतलब मैक्रो से थोड़ा कम किसकी आवश्यकता होती है? सेकेंडरी की। और जो सबसे कम आवश्यकता होती है पौधों को वो होता है माइक्रो या फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है मुख्य पोषक तत्व है। तो आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा मुख्य पोषक तत्व में आपका कौन सा होता है? नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन आपका मुख्य पोषक तत्व हो जाएगा। ओके। तो मुख्य पोषक तत्व जो होते थे ये होते हैं पौधों के, इनको जो है पौधों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी को याद रखना है, टर्शियरी आपको आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आप याद रखिए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। और ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसको जो है हवा और वायु से लेते हैं। जो पौधे होते हैं हवा और वायु से। ठीक है ना। इन इन तीनों को, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वायु से या फिर जो है जल से भी लेते हैं। ठीक है ना। वायु मतलब हवा, मतलब दोनों एक ही हो गया। वायु और जल से लेते हैं। इसके अलावा जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, ये 6 नाम आपको याद रखने हैं मुख्य पोषक तत्वों में, याद रखिएगा। ओके। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, इसको जो है क्या करते हैं, जड़ों से लेते हैं। ठीक है ना, जड़ों से लेते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा गौण पोषक तत्व नहीं है? ठीक, कौन सा गौण पोषक तत्व नहीं है आपको बताना है। ओके। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है या फिर आयरन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आयरन, क्योंकि आयरन क्या होता है? आयरन आपका टर्सीरी होता है। ठीक है, टर्सीरी होता है, मतलब कि आपका
क्या होता है उसका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये आपका गौड़ पोषक तत्व जिसको बोला जा रहा है, यही आपका क्या है, यही आपका सेकेंडरी है। ठीक है, अभी आपको बताया गया मैक्रो और सेकेंडरी, और एक और कौन सा बताया गया था, माइक्रो। तो जो सेकेंडरी होता है इसको आप गौड़ बोलते हो, ठीक है ना। तो गौड़ पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं आपका, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है। तो ये तीन जो है आपके गौड़ पोषक तत्व हैं। ये आपका इसका जो सही आंसर हो गया, कौन सा नहीं है, तो आयरन नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने जो है याद किया था हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो आपका प्राइमरी था। इसके अलावा आप लोग याद करोगे सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ओके, तो ऐसे तत्व जिनकी पौधों को मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा में कम मात्रा में आवश्यकता हो, वो आपके गौड़ पोषक तत्व कहलाएंगे। तो डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से गौड़ पोषक तत्व हैं या फिर कौन से नहीं हैं। तो ये आप तीन नाम याद रखना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके सेकेंडरी पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 6 में है कि आपका सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। तो अभी आपने प्राइमरी देख लिया, ठीक है, यानी कि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके बाद आपने सेकेंडरी देख लिया, उसके बाद अब आपका माइक्रो पूछा जा रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्व। नाइट्रोजन ये तो आपके किस में था, ये तो आपके जो है प्राइमरी में था, यानी कि जो आपका पहला वाला था आपका, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका फास्फोरस है, पोटास है, ये आपके किस वाले में आ जाए, ये आपके जो है किस में आ गए, ये सभी आपके मैक्रो में आ गए। ये आपका जिंक जो होता है, यही आपका कौन सा है, यही आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देख लीजिए सूक्ष्म पोषक तत्व में भी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें ही सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और आयरन हो गया, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल, ये कौन से, ये सब आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो आप क्या करोगे, आप मैक्रो वाले याद कर लोगे 6, ठीक है, और उसके बाद आप सेकेंडरी वाले याद कर लोगे 3। इसके अलावा जो बचेंगे वो सब आपके टर्शियरी में ही आएंगे, ठीक है ना। तो आप ऊपर वाले ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सब जान जाएंगे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है। तो उसको आपके खाद में सबसे अधिक पाई जाती है कार्बनिक पदार्थ, उर्वरक में, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर दोनों में से किसी में नहीं। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सबसे अधिक होती है आपके खाद में, ठीक है ना। जो आपके उर्वरक होते हैं उसमें या तो नहीं पाई जाती या तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा इसको, जो खाद होता है, खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा किस में अधिक पाई जाती है, आपके खाद में। उर्वरकों में जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत कम या फिर नहीं ही पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये आप ये अंतर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खाद का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, बुआई से पहले करते हैं, या फिर बुआई के दौरान करते हैं, बुआई के पश्चात करते हैं, या फिर जब फसल आपकी तैयार हो जाती है उसके बाद करते हो। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है कि जैविक खाद का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये आप याद रखना कि बुआई से पहले, देखते हो आप लोग कि खेतों में जो है बुआई के पहले जो है तैयारी करने के लिए ढेर सारी चीज़ें डाली जाती हैं, तो वो सब आपका जैविक खाद होता है, ठीक है ना। जो उर्वरकों का प्रयोग आप लोग करते हो वो आप बुआई के बाद करते हो, जब बुआई के दौरान करते हो, जब बो रहे हो तब भी कर सकते हो, उसके बाद जब आप फसल तैयार हो जाती है तब भी करते हो, ठीक है ना। तो बुआई से पहले आप जैविक खाद का प्रयोग करते हो। खाद का प्रयोग खेत में तैयारी से पूर्व किया जाता है, जबकि उर्वरकों का प्रयोग कब करते हैं, तो बुआई से पहले भी कर सकते हैं, बुआई के समय भी कर सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में बुआई के बाद खड़ी फसल में भी किया जा सकता है उर्वरकों का प्रयोग। लेकिन खाद का जो आपका जैविक खाद है इसका प्रयोग खेत की तैयारी के पहले किया जाएगा, ओके ना। तो ये सब आपके जो है उर्वरकों के उपयोग हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, तो आपको सत्य कथन बताना है, यानी कि 3 आपके इसमें असत्य कथन होंगे, ठीक है ना। जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित होती है। तो जैविक खाद जो है आपका किसी तरह से, इस तरह से गोबर ओबर की खाद होती है, उसमें कोई जैविक, उसमें जो है कोई पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित नहीं होती, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये आपका जो है क्या है, गलत ही है, ठीक है, ये असत्य कथन है। निश्चित यहाँ पे लिखा है निश्चित होती, तो निश्चित तो नहीं होती है जैविक में। आप उर्वरकों को कहाँ बनाते हो, कारखानों में, तो आप वहाँ पे जो है कितना जो है ये डालना है, नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस कितना, पोटास, ये सब आप निश्चित कर सकते हो, लेकिन जैविक खाद में ये सब नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे निश्चित नहीं होती। कैल्शियम को पोषक तत्वों का राजा कहते हैं, ये भी आपका गलत हो गया। जो आपका किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि पौधों में पोषक तत्वों का जो राजा होता है उसको, वो कौन सा होता है, वो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो है पौधों की वृद्धि के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है, तो आपका इसका जो आंसर होगा वो नाइट्रोजन होगा। मिश्रित उर्वरक महंगे होते हैं। तो जो मिश्रित उर्वरक होते हैं ये महंगे नहीं होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये सस्ते होते हैं, ठीक है। तो मिश्रित उर्वरक जो होते हैं ये आपके
2 या 2 से अधिक जो है जब उर्वरकों को मिला के बनाया जाता है तो वो आपके जो है कौन से उर्वरक होते हैं, मिश्रित उर्वरक होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पोषक तत्वों को मिला के बनाया जाता है तो आपके मिश्रित उर्वरक होते हैं। तो ये आपके सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते हैं। ठीक, अगला है आपका हरी खाद पौधों को मिट्टी में दबाकर तैयार किया जाता है। तो जी हाँ, ये वाला आपका सही है। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हरी जो है आपके पौधों को भी खेत में जुताई कर दी जाती है। इससे क्या होता है, वो पौधे खेत के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, आपने सनई ढैंचा ये सब जो है देखा होगा। इसकी जो है क्या होता है कि खेतों में जो है डाला जाता है इसको। ठीक है, या फिर डायरेक्ट खड़ी जो है इसकी सनई ढैंचा की खड़ी फसल को जो है खेत जोत दिया जाता है। तो हरी खाद को जो है कैसे तैयार करते हैं, मिट्टी में दबाकर तैयार किया जाता है पौधों को। ये आपका सही हो गया। बाकी 3 असत्य कथन है तो तीनों का सत्य आप लोग समझ ही गए हैं। ठीक है ना। हरे पौधे या इनके अवशेषों को मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि में दबाने से जो खाद प्राप्त होता है उसे हरी खाद कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 में आते हैं, जैविक उर्वरक मृदा में प्रायः किसे बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जैविक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में क्या कौन सी चीज़ बढ़ जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर सल्फर। तो जो जैविक उर्वरक जैव उर्वरक हैं, ये जैव उर्वरक दूसरे हैं। ठीक है ना, जैविक खाद आपकी दूसरी थी। ठीक, जैविक खाद की दूसरी थी, उर्वरक दूसरे थे। ये जैव उर्वरक है, ये जैव उर्वरक दूसरे होते हैं। ओके, तो जैव उर्वरक क्या करते हैं, पौधों में आपके मृदा में आपके किसकी मात्रा बढ़ाते हैं, तो ये आपके नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। अब देख लीजिए जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक आपके सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव कल्चर क्या होते हैं। उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका जो है जो जैव उर्वरक होता है ये आपका सूक्ष्म जीव कल्चर होता है, जो प्रायः मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप लोग डायरेक्ट इसका परसेंटेज याद रख लीजिए, ये आपका 46% है। ठीक है ना, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का 46% होता है। जनरल साइंस के लिए आप लोग अगर फार्मूला याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये यूरिया का फार्मूला हो गया। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। ओके, तो ये एक एमाइड उर्वरक है। ठीक है, तो यूरिया जो है किस प्रकार का उर्वरक है ये आपसे पूछा जाता है। तो यूरिया एक एमाइड उर्वरक है, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 46%। तो ये तो जरूर याद रखिएगा कि यूरिया किस तरह का उर्वरक है, एमाइड उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में किसका स्थिरीकरण करता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आप लोगों ने किया होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। किसके लिए आप लोग सुनते हो, किसका स्थिरीकरण करता है, तो ये स्थिरीकरण करता है नाइट्रोजन का। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, तो वो आपका फास्फोरस है। फास्फोरस की सहायता से किया जाता है। और स्थिरीकरण किसका किया जाता है, नाइट्रोजन का किया जाता है। करता कौन है, तो वो करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फास्फोरस क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि कर देता है। फास्फोरस करता है राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि। और फलीदार फसलों के द्वारा फिर क्या होता है, यानी कि आप लोग मटर उटर का देखते हो ना, उससे आप देखते हो कि मटर के पौधों में जो है सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ते हो। वायुमंडल से जो है नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करने में सहायता करता है कौन, फास्फोरस करता है। और जो है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में किसका स्थिरीकरण करता है, तो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। सहायता किसकी सहायता से, तो आपके नाइट्रोजन की सहायता से करता कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण करने की कौन सी विधि है। यानी कि मृदा का परीक्षण किया जाता है, आप सब जानते हो। ठीक, यानी कि क्या करते हैं कि मिट्टी आपकी किस तरह से है, उसमें कितने पोषक तत्व हैं, ये सब जो है मृदा परीक्षण के द्वारा आपका पता चलता है। तो ये आपकी उर्वरता को निर्धारण करने की कौन सी विधि है, भौतिक विधि है, रासायनिक विधि है, प्राकृतिक विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो मृदा परीक्षण जो होता है ना, ये रासायनिक तरीके से किया जाता है। ओके, तो मृदा परीक्षण क्या है, ये एक रासायनिक विधि है। ये आप याद रखना कि मृदा परीक्षण एक रासायनिक विधि है। मिट्टी की उर्वरता का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण रासायनिक विधि है। मृदा परीक्षण के द्वारा फसल होने से पूर्व मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि फसल आप लोग उत्पादन करते हो, उसके पहले जो है अगर आप मृदा परीक्षण करा लोगे तो आपको पता हो जाएगा कि इसमें कौन से पोषक तत्व हैं, या फिर जिसकी कमी होगी आप क्या करोगे, वो वाले पोषक तत्व ले आके इसमें डाल दोगे, तो मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक रासायनिक विधि है मृदा परीक्षण करवाना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो आपका इसमें भी आपका 3 असत्य कथन होगा, एक आपका सत्य कथन होगा। तो वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें
सत्य कथन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि यूरिया एक फास्फेटिक उर्वरक है। तो यूरिया तो फास्फेटिक उर्वरक नहीं है, एमाइड उर्वरक है, या फिर इसको आपको लिखा होगा नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक है ना, नाइट्रोजनी उर्वरक आपको लिखा होगा, तब भी आप लगाओगे कि हाँ यूरिया तो नाइट्रोजनी उर्वरक है, फास्फेटिक उर्वरक नहीं है, ठीक है। एमाइड उर्वरक लिखा हुआ था, अभी आपको बताया, एमाइड उर्वरक जरूर याद रखिएगा। पोटास पौधों की जड़ और तनों को मजबूत करता है। मृदा परीक्षण का जो नमूना आप लोग लेते हो वो छायादार स्थानों से एकत्रित करते हैं, ये आपका गलत है, ठीक है ना। इसको आपको छायादार स्थानों से एकत्रित नहीं किया जाता, जहाँ पे धूप वूप आती हो अच्छी खासी वहाँ से एकत्रित करते हैं। जैव उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता कम करता है, तो ये भी आपका गलत है। जो जैव उर्वरक हो ये मृदा में, आप जानते हो अभी आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन की जो है मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इसके प्रयोग से जो है क्या होता है कि जल धारण क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना, बढ़ती है, कम नहीं होती। ओके, तो जल धारण क्षमता इसकी बढ़ती है। तो ये वाला आपका जो है सत्य कथन हो गया, बाकी तीन आपके असत्य कथन थे। पोटाश जो होता है वो पौधों की जड़ और तनों को मजबूत करने का काम करता है पोटाश। ओके, तो ये आप याद रखना। तो पोटाश तना और जड़ों को मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा है, वो है आपका 32%, ठीक है ना। तो ये जो डाई कैल्शियम फास्फेट होता है ये एक फास्फेटिक उर्वरक है, और इसमें जो है फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ये आपका 32% जो है मात्रा पाई जाती है डाई कैल्शियम फास्फेट में। इसके अलावा आप एक और याद रखना, डाई अमोनियम फास्फेट, इसको DAP बोला जाता है, ठीक है ना, ये भी आपका पॉपुलर जो है उर्वरक है। तो इसमें जो है फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो इसमें 46% फास्फोरस पाया जाता है, ये आपका डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है ना। और आपका डाई कैल्शियम फास्फेट में कितनी है, तो डाई कैल्शियम फास्फेट में 32% फास्फोरस पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की कितनी मात्रा होती है। तो अगर पोटेशियम सल्फेट आपका जो है पूछ लिया जाए इसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है, तो पोटेशियम सल्फेट में पोटास जो है लगभग 48 से 52% तक होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो आपका 48% हो गया। इसके अलावा आपका एक और होता है, वो होता है आपका म्यूरेट ऑफ पोटास। तो म्यूरेट ऑफ पोटास में जो है पोटास की कितनी मात्रा होती है, तो म्यूरेट ऑफ पोटास में आपका 60% के लगभग जो है मात्रा होती है। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, पोटेशियम सल्फेट, जिसमें 48 से 52% पोटास पाए जाते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास। तो ये दो चार जो है परसेंटेज है, तो इसको दो चार ठो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कृषि की मास्टर कुंजी कहा जाता है। तो कृषि की मास्टर कुंजी किसको कहते हैं, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, सल्फर को, या फिर कैल्शियम को। तो जो ये कृषि की मास्टर कुंजी होता है ये कहा जाता है आपके फास्फोरस को, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, कृषि की मास्टर कुंजी किसको कहते हैं, फास्फोरस को। ओके, तो पादप पोषक तत्वों में फास्फोरस का नाइट्रोजन के बाद द्वितीय स्थान है, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा जो मात्रा की आवश्यकता होती है, सबसे अच्छी मात्रा की आवश्यकता वो आपके नाइट्रोजन की होती है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपका फास्फोरस है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका जो है पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो किसमें जो है कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो जो जैव उर्वरक का स्रोत है वो आप याद रखना कौन है, ये आपका एजोला है। ओके ना, एजोला क्या है, ये आपके जैव उर्वरक का स्रोत है, ठीक। तो एजोला होता क्या है, देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि एजोला क्या होता है। तो एजोला एक जलीय फर्न है। तो जलीय फर्न है, तो जलीय जो है आप लोग जलीय फर्न याद रखिएगा कौन है, तो वो आपका एजोला है। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एजोला क्या है, तो एजोला एक जलीय फर्न है। ये इसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता इसकी भी अधिक होती है, एजोला की भी, ठीक है। इसी वजह से जो है इसका जो है जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नील हरित शैवाल को किस फसल में मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नील हरित शैवाल भी होते हैं आपके जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किस किस फसल में इसका प्रयोग किया जाता है नील हरित शैवाल का, गेहूं हो गया, चना हो गया, धान या फिर सरसों। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया धान, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका धान है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो जो ये आपका नील हरित शैवाल है इसका उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किस में किया जाता है, धान की फसल में किया जाता है, याद रखना, ठीक है। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में, अभी आपने एजोला पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा आप लोग नील हरित शैवाल याद रखेंगे। इनका उपयोग जो है जैव उर्वरकों के रूप में, जैव उर्वरक में प्रयोग हो रहे हैं। ओके, जैव उर्वरक।
तो नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? धान में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है? तो एजोला को किसके साथ मिलाने पर एक अच्छा उर्वरक बनता है वो? ठीक, एजोला आपने अभी पढ़ा था, एक जलीय फर्न था। गोबर के साथ मिलाओ या फिर नील हरित शैवाल के साथ हड्डी का चूरा या फिर यूरिया। तो अभी आपने ये भी पढ़ा कि नील हरित शैवाल भी एक जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एजोला को जो है नील हरित शैवाल के साथ जब आप मिलाओगे तो ये एक अच्छा उर्वरक बन जाता है, ये आप याद रखना। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि नील हरित शैवाल किसका सहचारी है? यहाँ किसका सहचारी, यानी कि किसके साथ मिलाने पर इसका जो है अच्छी बॉन्डिंग बनती है? तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो आपका एजोला ही होगा। ओके, तो नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रखना। और इसमें इसे साथ में मिलाने पर इनकी अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। ओके, तो वीडियो जो है आप लोग क्या करेंगे, वीडियो आप लोग शेयर कर देंगे, ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो को प्लेलिस्ट को आप लोग शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हिस्ट्री की और पॉलिटी की शेयर कर दिया कीजिए। तो इस समय जो है, क्योंकि आप लोग इसका तो वीडियो देख ही रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी पहले बन चुका है, ठीक है ना, तो उसकी भी प्लेलिस्ट अगर आप लोग देख ली हो तब भी आप जो है उसको शेयर कर सकते हो, कहीं फेसबुक ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दिया कीजिए। ओके, वीडियो लाइक कर लीजिए। और ये आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो एग्जाम से पार्टी को सर्च करके। इंग्लिश की स्पेलिंग आप लोग मिस्टेक मत करिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।